हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे टीसीए साइकिल। ठीक है, तो टीसीए साइकिल के बारे में मैंने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन बताई थी, उसको आज हम कंप्लीट करते हैं। तो मैंने आपको बताया था जो टीसीए साइकिल जो स्टार्ट होती है, तो जो फर्स्ट उसकी जो रिएक्शन है, जो स्टार्टिंग वाली रिएक्शन है, जहां पर एसिटाइल कोएंजाइम ए जो कि पायरवेट के ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन से बना था, वो एंटर करता है, वो रिएक्ट करता है। वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा था? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ। तो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? ये रिएक्शन कर रहा है एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ। मैंने आपको बताया दिस इज द 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड एंड दिस इज द 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। और क्या बन रहा था? सिट्रिक एसिड। ठीक है, और फिर मैंने यहां पर आपको बताया था कि फिर ये सिट्रिक एसिड से कुछ बीच में 2 रिएक्शंस हैं। फिर क्या होता है? अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड बनता है। ठीक है, अब ये जो अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड है, इसके अंदर मैंने आपको बताया था 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। सिट्रिक एसिड 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, तो ये 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। तो इसका मतलब एक जो कार्बन है वो लॉस हुआ है। वो किसकी फॉर्म में लॉस होता था? वो होता था कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। तो यहां पर मैंने आपको 2 चीजें बताई थी। एक तो क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड लूज होगा। ठीक है, दूसरी चीज क्या होगी? जो NAD+ है वो किस में कन्वर्ट होगा? NADH में। और इसीलिए हमने इस प्रोसेस को क्या कहा था? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन इसलिए हमने इसको कहा है। ठीक है, अब फिर यहां पर क्या होता है? फिर से क्या होगा यहां पर? ये बनता है सक्सिनिल कोएंजाइम ए एंड दिस इज द 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। तो फिर से क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड का लूज हो रहा है। तो देखो 2 कार्बन एंटर हुए थे ना एसिटाइल कोएंजाइम की फॉर्म में। पायरविक एसिड का 1 कार्बन तो पायरवेट का जब ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हुआ वहां से निकल गया। इस यहां तक ये तीनों की तीनों कार्बन जो है, ये 2 कार्बन जो बचे थे, ये भी क्या हो गए? CO2 की फॉर्म में ऑक्सीडाइज हो गए। तो ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो गया ना। ठीक है, अब ये जो सक्सिनिल कोएंजाइम ए है, इसके पास भी एनर्जी स्टोर होती है। तो क्या होगा? एक ये चीज और मैं दिखा दूं, यहां पर NAD+ NADH। तो यहां पर भी सेम क्या हो रहा है? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। तो देखो 2 स्टेप भूलना मत बिल्कुल भी, कहां कहां ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। अब क्या हुआ? ये जो सक्सिनिल कोएंजाइम ए है, ये किस में कन्वर्ट हुआ? सक्सिनिक एसिड में। और यहां पर क्या होता है? यहां पर जो है वो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ GTP। GDP जो है वो किसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है? GTP। और ये GTP जो है वो क्या बना सकता है? ATP। तो हम मानते हैं कि इस सिट्रिक एसिड साइकिल में
ये जो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड जो साइकिल ये हो रही है, क्रेब्स साइकिल जो ये हो रही है, इसके अंदर एक एटीपी बन गया है। ठीक है, अब सक्सिनिक एसिड बना। अब ये जो सक्सिनिक एसिड है इसको दोबारा से क्या बनाना है, दोबारा से क्या रीजनरेट करना है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो क्या होगा, देखो सबसे पहले इसमें यहां पर क्या होता है, ये जो सक्सिनिक एसिड है इसको कन्वर्ट किया जाता है फ्यूमरिक एसिड में। सारे 4 कार्बन के हैं फ्यूमरिक एसिड। अब इन दोनों का अगर मैं स्ट्रक्चर लिखूं ना, बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सक्सिनिक एसिड क्या होता है, दिस इज सक्सिनिक एसिड, CH2 है और इन दोनों के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, ये है सक्सिनिक एसिड। अब इसमें हुआ क्या, एक हाइड्रोजन यहां से हट गया, एक हाइड्रोजन यहां से हट गया, और इसके बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है ना, तो एक हाइड्रोजन यहां से हटा दिया सक्सिनिक एसिड का, एक हाइड्रोजन यहां से हटा दिया, और ये बन गया फ्यूमरिक एसिड। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जो सक्सिनिक एसिड है जब ये फ्यूमरिक एसिड में कन्वर्ट होता है तो इससे हाइड्रोजन निकाल लिए जाते हैं। तो यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है, दैट एंजाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जामिनेशन। ठीक है, उस एंजाइम का मैं नेम लिखता हूं यहाँ पर। वो जो एंजाइम है वो एंजाइम होता है सक्सिनेट डीहाइड्रो। इस एंजाइम का मेरे ख्याल से आपको नाम रखने की, याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सबस्ट्रेट कौन सा है, सक्सिनेट। क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का रिमूवल, तो सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज। जब इसका रिमूवल होता है तो यहां पे क्या हो रहा है, एक दूसरा हाइड्रोजन एक्सेप्टर है जिसको हम कहते हैं FAD। यहां पर तो था NAD को अगर मैं एक्सपेंड करूं तो NAD जो होता है निकोटीना अमाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, इसी तरह फ्लेविन, ये जो FAD को अगर हम करें तो फ्लेविन एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ये भी हाइड्रोजन एक्सेप्टर है। जो हाइड्रोजन इससे रिमूव हुए हैं वो किसके पास आ जाएगा, FAD के पास, FADH2 बन जाएगा। तो यहां पर जो एनर्जी स्टोर जो हो रही है वो FADH2 की फॉर्म में, GTP की फॉर्म में और NADH की फॉर्म में। अभी तक आप देखोगे 2 NADH बन चुका है, एक FADH2 बन चुका है और एक ATP बन गई है। ठीक है, अब ये जो फ्यूमरिक एसिड है ये दूसरे एसिड में कंबाइन होगा, कन्वर्ट होगा, कंबाइन नहीं होगा सॉरी, कन्वर्ट होगा, और उसका नाम है मैलिक एसिड। अब ये मैलिक एसिड कैसे बनता है, देखो सिंपल है। यहां पर क्या ऐड होगा, वाटर। यहां पर क्या ऐड होगा, पानी। पानी इसके अंदर ऐड होगा। ये रिएक्शन आप केमिस्ट्री के अंदर पढ़ोगे और यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल भी पढ़ोगे तुम, मार्कोनिकोव्स रूल। ठीक है, केमिस्ट्री में बहुत बार आप मार्कोनिकोव्स रूल के बारे में पढ़ोगे। तो यहां पर होगा क्या, मैं रिजल्ट आपको बता दे रहा हूं, खाली इस पोर्शन को मैं बता रहा हूं, ये सेम रहेगा बिल्कुल। इस पोर्शन में क्या होगा, हमें डबल बॉन्ड हटा दिया, ये कंडीशन आ गई। यहां पर एक जगह OH आ गया और एक H आ गया, H2O का एक H ऐड हो गया और दूसरा OH ऐड हो गया। ठीक है, तो ये होता है मैलिक एसिड। ठीक है, अब इस मैलिक एसिड को कन्वर्ट कर दिया जाता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ठीक है, अब ये जो कन्वर्जन है ना, ये कैसे होता है,
दिस इज द ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। अभी मैंने क्या किया है, फिर से 2 हाइड्रोजन को रिमूव किया, तो यानी कि कोई ना कोई जरूर होगा जो उन हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा। जी हाँ, बिल्कुल। और यहां पर NAD NADH। तो देखो, दिस इज द कंप्लीट ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, क्रेब्स साइकिल। ठीक है, और आई एम श्योर कि मैंने आपको इतना सिंप्लीफाइड जरूर कर दिया है कि आप इसको याद रखने के लिए बोरिंग हम नहीं समझोगे। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट स्टेप है, जहां से आपके एम से क्वेश्चन बनेंगे, चाहे आपके नीट से क्वेश्चन बनेंगे, या कोई भी आपके 12th बेस कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो, तो ये चीज आपको आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, किन किन स्टेप पर NADH बने, किस स्टेप पर FADH2 बना, किस स्टेप पर GTP बना या फिर ATP बना, एक ही बात है। तो इस ओवरऑल प्रोसेस का जो रिजल्ट है, जैसे हमने ग्लाइकोलिसिस का किया था, वैसे ही अगर हम इसका कैलकुलेट करें, तो जब एक एसिटाइल को एंजाइम A अगर एंटर करता है तो कितने NADH बन रहे हैं, 3 NADH। दो FADH2 और एक GTP। तो 3 NADH, एक FADH2 और एक GTP। तो ये भाई भूलना मत, ये है एक एसिटाइल कोएंजाइम में से। अगर मैं 2 एसिटाइल कोएंजाइम की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, 6, 2 और 2, ये हो गया। ओके, तो अभी तक अगर मैं ग्लाइकोलिसिस प्लस पायरुवेट ऑक्सीडेशन प्लस क्रेब्स साइकिल, अगर मैं इन तीनों को कंबाइन करके अगर हम ये देखें कि कितनी ATP बनी है, कितने NADH बने हैं और कितने FADH2 बने हैं, वो काम मैं करता हूं, फिर आगे मैं इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता हूं जो आपके लिए जरूरी है। ठीक है, तो इस चीज को मैं रब करता हूं पहले। हमें क्या देखना है, ग्लाइकोलिसिस प्लस पायरुवेट ऑक्सीडेशन प्लस क्रेब साइकिल। तो अगर आपको याद हो तो अगर मैं ग्लाइकोलिसिस की अगर मैं बात करूं तो नेट ATP कितने थे, 2 ATP। हम बात करेंगे एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए हम बात करेंगे। ठीक है, और दो क्या थे, NADH। ठीक है, और ये जो चीज है ये कहां हो रही थी, ये हो रही थी साइटोप्लाज्म में। ओके, फिर पायरुवेट ऑक्सीडेशन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर एक ग्लूकोज से हमें कितने पायरुवेट मिलेंगे, 2। एक पायरुवेट जब ऑक्सीडाइज हो रहा तो एक NADH, 2 होंगे, तो यानी कि 2 NADH होंगे। ठीक है, अब यहां से पायरुवेट जब ऑक्सीडाइज होता है तो 2 पायरुवेट ऑक्सीडाइज होंगे, कितने एसिटाइल कोएंजाइम बनेंगे, 2। क्रेब साइकिल में एक एसिटाइल कोएंजाइम यूज होगा तो 2 होंगे। तो अभी मैंने आपको बताया था NADH 6, ठीक है, और 2 ATP, ठीक है, GTP को हम इक्विवेलेंट कह रहे हैं ATP के, और 2 FADH2। ठीक है, तो अब मैं टोटल कैलकुलेट करूं तो कितना आएगा,
10 NaDH, 10 NaDH आया और दो FeDH2, ठीक है, एंड 4 ATP। हमने ग्लूकोज का पूरा मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज कर दिया है इन 3 स्टेप में। इन 3 स्टेप से देयर इज कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, देयर हैज कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल हो चुकी है। लेकिन आप ये देखो एटीपी अभी हमें कितने मिले हैं, जो कि मेन एनर्जी करेंसी है सेल की, केमिकल एनर्जी करेंसी 4। बाकी जो एनर्जी थी ग्लूकोज के अंदर वो कहां गई है, वो इन दोनों के अंदर स्टोर है। दीज आर द हाईली एनर्जेटिक मॉलिक्यूल NaDH एंड FeDH2, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द एनर्जी टिल नाउ आर स्टोर्ड इन द NaDH एंड FeDH2, ठीक है। ओनली सम ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड इन द ATP। तो नेक्स्ट जो स्टेप हमें क्या करना है, इनके अंदर जो NaDH एंड FeDH2 के पास जो स्टोर्ड एनर्जी है उसको हमें ट्रांसफर करना है इन द फॉर्म ऑफ, ट्रैप करना है इन द फॉर्म ऑफ ATP, ठीक है। और वो जो काम है वो काम कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है, जिससे ATP बनेंगे। ये ध्यान रखना यहां पर जो ये ATP बनी है, एक चीज और माइंड में मेरे आई, क्या है, ये हमने देखा है यहां पर जो ATP है किस प्रोसेस से बन रही है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। मैं फिर से कह रहा हूं, मैंने आपको पहले ही बताया फॉस्फोराइलेशन क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ATP, ठीक है। 3 मेन होता है, फोटो फास्फोरिलेशन मैं आपको बता चुका हूं फोटोसिंथेसिस में, और सेकंड जो है सबस्ट्रेट लेवल, ये वाला भी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन है जो हमने ग्लाइकोलिसिस में देखा, और क्रेब्स साइकिल के अंदर जो ये ATP बन रहा है ये भी सबस्ट्रेट लेवल ही होता है। ये बात आपको माइंड में याद रखनी है। लेकिन अब जो ATP बनेंगे फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है, उन ATP के बनने को प्रोसेस, जो प्रोसेस होगा उसको हम कहेंगे ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, ठीक है। जो चीज हमने फोटोसिंथेसिस में ATP बनने के लिए पढ़ी थी, सेम वही कॉम्प्लेक्स ATP सिंथेज, द एंजाइम इज ATP सिंथेज, जो क्या करेगा, ATP को बनाएगा। और वो वर्क कैसे करता है उसकी पूरी वर्किंग हमने अच्छे से देखी थी। यहां पर भी सेम वर्किंग होगी, लेकिन क्या वेरी करेगा वो चीज मैंने आपको वहां पर भी बताई थी, यहां पर हम दोबारा अच्छे से उसको देखते हैं। तो पहले मैं आपको एक ओवरऑल एक व्यू दे रहा हूं, एक प्रेजेंटेशन दे रहा हूं, ताकि आपको पता चल जाए कि काम कैसे होगा आगे। तो ये ध्यान रखना, हमारे पास 10 NaDH है और 2 FeDH2 है, ATP अभी तक 4 बन चुके हैं। मैंने आपको बताया था जो ATP सिंथेज जो एंजाइम है इसकी 2 सब यूनिट होती है, कौन सी थी, F0 और F1 ATPase, ठीक है। ये 2 सब यूनिट होती है इसके पास। अच्छा, ये जो सब यूनिट थी ये क्या था, इट वॉज द ट्रांस मेम्ब्रेन हाइड्रोजन आयन चैनल। ये क्या था, ट्रांस मेम्ब्रेन हाइड्रोजन आयन चैनल था। और ये क्या कर रहा था, इट वॉज कैटालाइजिंग द रिएक्शन ऑफ ADP इंटू ATP। ये क्या कर रहा था, जो ADP को किस में कन्वर्ट कर रहा था,
एटीपी में कन्वर्ट कर रहा था। इस तरह ये एंजाइम काम करता है। लेकिन ये एटीपी जब बनेगी जब इसके थ्रू क्या पास होंगे, हाइड्रोजन आयन। और वहां पर मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन आयन एक तरफ से दूसरी तरफ मेम्ब्रेन में, ये मेम्ब्रेन में होता है। एटीपी सिंथेज जो एंजाइम है वो कहां पर होता है, मेम्ब्रेन में होता है। वहां पर हमने बात करी थी थाइलाकोइड मेम्ब्रेन की। तो इन केस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन विल बी द डिफरेंट, ठीक है, मेम्ब्रेन अलग होगी, बट द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, द वे बाय विच एटीपी फॉर्म विल बी द सेम, एग्जैक्टली सेम। यही चीज होगी, हाइड्रोजन आयन इससे पास करेंगे, लेकिन देयर मस्ट बी ग्रेडियंट ऑफ हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन का ग्रेडियंट होना चाहिए, ठीक है। तो वो जो ग्रेडियंट है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटोन ग्रेडियंट, ठीक है, वहां पर हमने वर्ड यूज किया था जो मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो हाइड्रोजन का ग्रेडियंट जो बनाना है, जिसको हम कह रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटोन ग्रेडियंट। H प्लस को हम प्रोटोन भी कह सकते हैं। आपको पता है जो H प्लस है उसके पास एक प्रोटोन ही होगा, उसका इलेक्ट्रॉन हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटोन ग्रेडियंट, ठीक है। अब उस ग्रेडियंट को बनाने के लिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम है उसका सिग्निफिकेंस क्या है, वो क्या करता है, जनरेट इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटोन ग्रेडियंट। तो वो जो हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, हमने वहां पर देखा था इलेक्ट्रॉन एक कैरियर से दूसरे कैरियर में ट्रांसफर होंगे, तो उससे क्या होगा, जो एनर्जी रिलीज होगी, दैट एनर्जी विल बी यूज्ड टू पंप द प्रोटोन फ्रॉम वन साइड ऑफ द मेम्ब्रेन टू द अनदर साइड, ठीक है। तो यहां पर मैंने आपको थोड़ा सा एटीपी सिंथेस कैसे काम करेगा दोबारा से आपको रिकॉल करवा दिया। अब हमें क्या करना है, देखो this is the membrane, inner mitochondrial membrane, here is the matrix and here is the intermembrane space, okay।